जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे गणित शिक्षण पर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मैथ पेडागॉजी। तो जब आप CTET का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके मैथ पेडागॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से 50% वो पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं और 50% जो होते हैं प्यारे बच्चों वो आपके गणित से, कैलकुलेशन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों, उसको हल करने के वो शिक्षण पे डिपेंड करता है और तभी आप आसानी से उस प्रश्न के उत्तर का चुनाव कर पाते हैं। क्योंकि जब आप CTET के प्रश्नों को देखते हैं तो उसमें 3 तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। एक तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, कह सकते हैं कि छात्र को ध्यान में रख करके प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अगर आप उस प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो छात्र बन करके जब आप प्रश्न को हल करेंगे तभी उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। दूसरा होता है टीचर सेंटर्ड। आप अगर शिक्षक होते तो उस कौन सी ऐसी क्रियाएं, कौन सी ऐसी गतिविधियां कराते जिससे बच्चे को सर्वाधिक लाभ होता। तो टीचर होकर के जब प्रश्नों को सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तब आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये 2 हो गया। तीसरा जो कैटेगरी बनता है प्यारे बच्चों, वो शिक्षक और छात्र दोनों केंद्रित होता है, जिसमें दोनों को इन्वॉल्व करता है। तो दोनों को स्तर में रख करके अगर आप सोच पाएंगे तब उस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। चौथी जो कैटेगरी बनती है इसके अलावा, तो वो होता है प्रश्न नकारात्मक, जहाँ पर लास्ट में लगेगा कि नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में से जो प्रश्न है उसमें से दे देगा कि उपर्युक्त में से सबसे उपयुक्त विधि नहीं है। ठीक, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे उस बालक पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो लिमिटेशन की बात करेगा, जो उस बच्चे को क्रिया को कम करने पर करेगा, जोर देगा, वही उत्तर उसका सर्वाधिक होगा, या कह सकते हैं वो उत्तर ही सही होगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप गणित शिक्षण के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। समझते हैं कि उस पेडागॉजी में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है पेडागॉजी में। तो प्रश्न जो बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है पहले स्मृति स्तर का, फिर बोध स्तर का, फिर चिंतन स्तर का। तो प्रश्न में जो स्मृति स्तर पे बात करते हैं तो बच्चों के जो डेवलपमेंट की बात आती है तो स्मृति स्तर में देखेंगे तो संकल्पनाएं डेवलपमेंट की जाती हैं बच्चों की, संज्ञान में उनके लाया जाता है। गणित में जो भी संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो वो कहीं ना कहीं संज्ञान में उसके लाया जाता है। आप उसी का फिर परिभाषा भी बताते हैं, और जब बताते हैं ना तो वहाँ पर जब स्मृति स्तर में बच्चा होता है, मेमोरी लेवल पे जब होता है तो बच्चा उस चीज़ को कंठस्थ कर लेता है, याद कर लेता है, रट लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे जितनी भी परिभाषाएं आप देंगे उसको कहीं ना कहीं वो रट लेता है, रटने पर बल देता है। नियम जो होंगे तो नियमों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बच्चे नियम पर ज़्यादा करते हैं, सिद्धांत पर, सूत्र पर। तो इन सब चीज़ों को स्मृति में वो धारण करते हैं। ठीक है, बैठाते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो स्मृति स्तर में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो स्तर आता है अवबोध स्तर। ठीक, तो इससे बड़ा स्तर माना जाता है जहाँ पर बच्चे को समझ विकसित कराई जाती है, या कह सकते हैं समझ विकसित होता है। तो यहाँ पर बच्चों को हम संकल्पना, संज्ञान, नियम, सिद्धांत, ये सब सारी चीज़ें, परिभाषा रटने पर बल नहीं देते हैं, बल्कि किस पे बल देते हैं, समझने पर। ठीक, उसके बाद जब समझ विकसित होती है तो बच्चे का सूझबूझ विकसित किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्रियात्मक, वो करने पर, सवाल को हल करने पर बल दिया जाता है, क्रिया पर डिपेंड होता है कि उस सवाल को किस तरीके से हल कर पा रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे की थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाती है। और लास्ट है चिंतन स्तर, जहाँ बच्चा तर्क करना, वितर्क करना, सूत्र का निगमन करना, या फिर कह सकते हैं कि सूत्र को किस तरीके से रखा जाए कि आंसर से भी हम उत्तर को हल कर सकें।
प्रश्न से तो हल करते ही हैं, उत्तर में भी रख करके हम हल कर सके, तो ऐसा तर्क ना, प्रयोग करना, बहुत सारी चीज़ें प्रयोग भी करता है। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो वो चिंतन स्तर में हो जाता है, जहाँ पर तर्क वितर्क की बात होती है। और जब शिक्षक बात किया जाए तो टीचर को बच्चे को कहाँ ले जाना है, चिंतन स्तर पर ले जाना है। एज ए भाषा शिक्षक, गणित शिक्षक होने के नाते बच्चे को चिंतन स्तर पर लाया जाता है। तो ये माना जाता है कि ये सबसे अच्छी जो बच्चे का लेवल होता है वो होता है चिंतन स्तर। इसको हाई लेवल कहते हैं, उच्च लेवल कहते हैं, इसको मध्यम स्तर कह सकते हैं और इसको एकदम निम्न स्तर कह सकते हैं। इसीलिए मैंने तीर बनाया है कि सबसे बड़ा ये होता है, एक टीचर को बच्चे को कहाँ ले जाना है, चिंतन स्तर पे ले जाना है, जहाँ पर तर्क वितर्क वो सारी चीज़ें कर सके, लॉजिकल सोच सके। फिर अगर ये नहीं बन पाता है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा टीचर को, ठीक है। और उसके बाद सबसे निम्न स्तर का ये होता है। तो जहाँ पर, अब ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर प्रश्न में बात कहे कि गणित की संक्रियाएं करते समय वो तर्क वितर्क करता है, मतलब जहाँ पर इसकी बात आए, जहाँ चिंतन स्तर की बात आए उस ऑप्शन में, वो सबसे अच्छा आंसर ये माना जाएगा। तो इसके कीवर्ड को याद रखिएगा, जहाँ तर्क आए, प्रयोग की बात किया जाए, वो चिंतन स्तर का है, वो सबसे उपयुक्त आंसर है आपका, ठीक है। अगर ये नहीं दिया हुआ है, इसकी बात नहीं कर रहा है, या फिर मैं एक लाइन में अगर समझाऊं कि ये इसका ये तीनों बातें कह रहा है एक प्रश्न में, ठीक है। तो जब तीनों बातें कह रहा है तो सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा आपका वो चिंतन स्तर का होगा, जिसमें तर्क की बात कर रहा है, ठीक। अगर ये नहीं होता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, जहाँ पर समझ की बात कर रहा हो, सूझबूझ की बात कर रहा हो, क्रिया की बात कर रहा हो, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, मध्यम स्तर। और उसके बाद अगर ये नहीं है तो ये वाले जो अगर कीवर्ड्स आ रहे हैं तो ये वाले आपके आंसर राइट माने जाएंगे। जहाँ पर संकल्पना की बात की जा रही हो, कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा हो, उसके संज्ञान में वो सारी चीज़ें लाई जा रही हों, टीचर के द्वारा बताई जा रही हों उस संज्ञान में, जहाँ पर परिभाषाओं को बोला जा रहा है, बच्चा याद कर रहा है या फिर उसको कहीं ना कहीं तरीके से कंठस्थ कर लिया है, तो ये चीज़ें जब आ रही हैं तो इसकी बात की जाएगी। स्मृति, मेमोरी में अपने धारण करना, चाहे वो परिभाषा हो, सूत्र हो, सिद्धांत हो, नियम हो, वो सारी चीज़ें अगर कर रहा है तो ये सबसे निम्न स्तर का माना जाता है। निम्न तो यहाँ से यहाँ तक होता है, ये निम्न स्तर का माना जाता है और ये आपका उच्च स्तर का माना जाता है। तो उच्च स्तर मतलब सबसे अच्छी क्रियाकलाप है, ठीक है, तो ये माना जाएगा। उसके पश्चात प्यारे बच्चों दूसरा जो पेडागोजी है जिसके आधार पे आप उस स्तर का चयन कर सकते हैं, वो होता है सामान्य उद्देश्य, जिसको हम लोग प्राप्त उद्देश्य के नाम पे से भी जानते हैं, जो छात्र को प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। और जो शिक्षक भी कक्ष में शिक्षण कार्य कराने आता है तो एक उद्देश्य बना के आता है जो उसको प्राप्त करने होते हैं। तो दोनों के लिए कह सकते हैं कि प्राप्त उद्देश्य होते हैं क्या, विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु। विषय वस्तु को हम लोग पाठ्य वस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पर विषय वस्तु की बात करें, पाठ्य वस्तु की बात करें, तो वो एक छात्र का प्राप्य उद्देश्य है, उसको हर हाल में वो चीज़ें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। और शिक्षक होने के नाते वो जो भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के बारे में बता रहा है, अवगत करा रहा है, वो बच्चों को ग्रहण हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर विषय वस्तु और पाठ्य वस्तु की जब बात कर रहा है तो इसका मतलब ये सामान्य उद्देश्य बना करके टीचर लेके गया है, ठीक है। उसके बाद है पाठ्यक्रम, या फिर इसी को हम पाठ्यचर्या या फिर पाठ्य चर्चा भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो इसको सिलेबस बोला जाता है, इसको कैरिकुलम अंग्रेजी में कह देते हैं। कैरिकुलम वो दौड़ का मैदान जहाँ पर वो सारी गतिविधियाँ कराई जाती हों। तो एज ए टीचर होने के नाते आप चाहते हैं कि बच्चे का जो पाठचर्या है वो पूरी हो जाए और छात्र भी वहाँ पर सर्वांगीण विकास कर ले। तो जहाँ पर इसकी भी बात किया जाएगा पाठचर्या की, वो भी जो उत्तर होगा वो उपयुक्त माना जाएगा, ठीक है, सर्वोत्तम उपयुक्त माना जाएगा, ठीक। जहाँ पर बात किया जाए कि एक बच्चे को सिखाने के लिए
विविध शिक्षण विधि की शिक्षण प्रविधि के द्वारा सिखाया जा रहा है, वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। मतलब विधि क्या होता है? जिस मेथड से बच्चे को सिखाया जा रहा है, जिससे वो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है। जिसमें पाठ्य वस्तु पढ़ रहा है तो उसमें तमाम विधियों की सहायता से वो उस चीज़ को, जैसे अगर गणित में कहा जाए तो छोटे बच्चों के लिए खेल विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, प्रयोग विधि है, ठीक है, एक व्याख्यान भी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जिसके आधार पे बच्चों को सिखाया जाता है। शिक्षण प्रविधि, प्रविधि का मतलब वो टेक्निक्स, वो तकनीकी जिसकी सहायता से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे उद्देश्य आप होते हैं जिनको कहीं ना कहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस प्राप्त करने के लिए आप विषय वस्तु का सहायता लेते हैं, पाठ्यचर्या का सहायता लेते हैं, शिक्षण विधि और प्रविधि का सहायता लेते हैं, और लास्ट में जहाँ पर हम सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। तो टीचर होने के नाते आप जब बच्चों को नॉर्मली अगर देखा जाए श्यामपट्ट लेखन कौशल पे प्रयोग करके व्याख्यान के माध्यम से, अगर विधि के माध्यम से अगर सिखा रहा है, नहीं समझ में आया तो बहुत सारे ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका निर्माण करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करेगा। तो इसके द्वारा भी इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बच्चों को गिनती ही सिखा रहा हूँ लेकिन उनको नहीं आ रहा है, तो उनसे संबंधित मैं कुछ दैनिक वस्तुएं जो उनकी रोज़मर्रा में आ रही हैं, फल फूल या फिर कुछ भी ऐसे वस्तुएं जो दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, जैसे चम्मच हो गया, कप हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है, कंघी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ मान लीजिए हमने बना दिया आम, ठीक है, एक यहाँ पे बनाया, उसके पश्चात हमने मान लीजिए इस तरीके से ये केला बना दिया, ठीक है। अब इसको चार्ट पेपर पे बना के लेके आए, ये सहायक सामग्री हो गया। तो अब इसको चार्ट पेपर पे बनाए के लेके आए या वास्तविक रूप में लेके आए और बच्चों को ये दे दें या दिखा के पूछें, बेटा बताओ ये कितना है, तो कहेगा एक आम है। कहेंगे ये कितने केले हैं, तो कहेगा 3 केले हैं। अगर बेटा आपके पास 1 आम और 3 केले दे दिया जाए तो कुल कितने हो जाएंगे, तब बच्चा बताएगा कि 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके अपने सामान्य जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 4 जो है कह सकते हैं चीज़ों की सहायता से आप सामान्य उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको दिखे सामान्य उद्देश्य, तो इनके द्वारा ही हम उस सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों विशिष्ट उद्देश्य देखिए, जो सामान्य उद्देश्य बनते हैं प्यारे बच्चों वो विषय से संबंधित बनते हैं और वो परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया सामान्य उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य वो गणित से संबंधित उद्देश्य बनेंगे, और उसके पश्चात है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो बनते हैं या बनाए जाते हैं टीचर के द्वारा, वो प्यारे बच्चों वो टॉपिक बाय टॉपिक बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकरण के द्वारा। ये टॉपिक चेंज तो विशिष्ट उद्देश्य भी आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए, अब इस विशिष्ट उद्देश्य और कह सकते हैं टॉपिक या प्रकरण के अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि तमाम गतिविधियां करा करके हम विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे उसमें कौन सी गतिविधियां हैं, तो गणित की गतिविधियां या कह सकते हैं क्रियाकलाप। तो गणित की जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐसे तमाम जो गतिविधियां होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि खेल भी एक गतिविधि है जिसको करा करके मैदान में बच्चों को हाथ जोड़ करके हाथ पकड़ करके खड़ा करवा करके वो कराया जाए, और कहा जाए कि
अगर उनको सिखाना है गणित उड़ित तो एक पे अगर ताली मारेंगे तो उसको बोलेंगे 1, दूसरा बोलेगा ताली मारेगा तो बोलेगा 2, तीसरा मारेगा 3, ऐसे राउंडिंग से मारते चला जाए। ठीक है, तो उसमें गेम ये है कि बहुत लोग झुका लेंगे, मतलब हुका देंगे, तब तो वो क्या हो जाएगा, जो मारने वाला है वो बाहर हो जाएगा। ठीक, नहीं तो मार देगा तो वो गेम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरीके का गेम भी करा रहे हैं, आप उनको गिनती भी सिखा रहे हैं। तो ये क्या है, गणित की गतिविधियां हैं, क्रिया है जिससे आप कराए जा रहे हैं और बच्चे उससे सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है गणित का क्लब। क्लब में देखिए बहुत सारी ऐसी पहेलियाँ या फिर बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप कराए जाते हैं जिससे गणित की संक्रियाओं के बारे में बच्चे समझ पाते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि विधि है जिसके आधार पर हम बच्चों के प्रकरण के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, उसके बाद है गणित मेला। तो गणित मेले में क्या होता है कि हम बच्चों को झुंड के रूप में बना करके वहाँ पर गणित से संबंधी बहुत सारी यहाँ पे भी क्रियाएं कराई जाती हैं, जहाँ पर बच्चे गणित का जो प्रकरण रहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये गणित मेला हो गया। गणित क्विज हो गए, क्विज या प्रतियोगिता। क्विज भी जैसे आप देखेंगे तो बच्चों को आगे की लाइन पे 2-2, 3-3 का पेयर बना करके हम क्वेश्चन यहाँ से पूछें और जो पहला बच्चा मतलब जो हाथ उठाए या फिर अपने डेस्क को पीट दे उसी से उत्तर पूछें ना, तो अगर वो उत्तर दे रहा है तो उसका राइट हो गया तो उसको अंक मिले। तो उसी तरीके से अच्छा, जैसे वो नहीं बता पा रहा है तो मैं दूसरे बेंच के बच्चे पर शिफ्ट करूं सवाल को। तो इस तरीके का गेम है, एक तरीके से ये सभी क्या है, गेम है जो करा करके बच्चों को गणित की जो संक्रियाएं हैं वो डेवलपमेंट कराएं। संक्रियाएं जो बोल रहा हूँ बार बार ये ध्यान रखिएगा, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग की बात की जा रही है। तो इस गणित क्विज भी है जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से हम उस प्रकरण को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कहानियाँ या फिर पहेली, गणित में ऐसे बहुत सारी कहानियाँ या पहेली होती हैं। जैसे आप देखे होंगे एक सुडोकू पहेली है जिसको जो सुलझा लेगा पेपर में देता है, या फिर आप देखेंगे पेपर में छोटा सा कटिंग दिया रहता है, 2 फोटो दिया रहता है, अब उसमें 10 अंतर ढूंढने के लिए देता है। तो गणित में संख्याएं आप 10 अंतर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी पहेलियों के रूप में, कहानियों के रूप में बच्चों से पूछी जाती है जो कि बच्चे बताने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रकरण के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसा प्रकरण वैसे आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं या इन विधियों का या इन गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी सुना करके बच्चों से पूछी जाती हैं कि उसमें कितनी संख्याएं थी क्या, तो वो बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो गणित में कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल ये विधियाँ मानी जाती हैं। वास्तविक जीवन या व्यवहारिक जीवन का प्रयोग, आपके जो कार्य अनुभव हैं उसकी भी सहायता से बच्चों को बहुत सारी गणित की संक्रियाएं बताई जा सकती हैं। जैसे आप बच्चों से कहते हैं ना कि व्यवहारिक जीवन में कि 10 रुपया आपको मान लीजिए हमने दिया और उसके पश्चात आपने इतने रुपए का, 2 रुपये का आपने पार्ले जी लिया, 1 रुपये का शैम्पू लिया, 2 रुपये का टॉफ़ी ले लिया ना। अब उसके पश्चात बताओ कि तुम्हारे पास कितने रुपए बचे और कौन कौन सी सामग्री तुम लिए। तो ये व्यवहारिक जीवन में गणित का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि बस ये जो चीज़ें हमने बताया गतिविधि, जिसके आधार पे हम विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें गणित क्लब है, गणित की गतिविधियां हैं, गणित मेला है, गणित क्यूज या प्रतियोगिता है, कहानियां हैं, पहेली हैं, वास्तविक जीवन या फिर तो ये बहुत सारी क्रियाकलाप हैं। विधि मैं बार बार कह दे रहा हूँ, ये विधि नहीं है, ये क्रियाकलाप है जिसको करा करके हम विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहे हैं। या फिर अगर सामान्य भाषा में मैं कहूँ, अगर कक्षा में जब टीचर जाता है तो वो जो प्रकरण लिया रहता है, टॉपिक लिया रहता है, ये सब चीज़ें करा करके या गतिविधियाँ करा करके उस टॉपिक को निकालने का प्रयास करता है। उन बच्चों से ही उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ करके उस टॉपिक को ही निकलवाना चाहता है। ये होता है प्यारे बच्चों आपका विशिष्ट उद्देश्य। अच्छा, ये टॉपिक बाय टॉपिक क्या होता है आपका, ये विशिष्ट जो उद्देश्य होता है वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अब गणित में जब देखेंगे तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो जहाँ पर इन सब गतिविधियों की बात आए, क्रियाकलाप की बात आए, जिससे कि कोई टॉपिक या विशिष्ट पाठ पढ़ाना हो, तो इन गतिविधियों में अगर कोई भी गतिविधि दिया होगा तो इसका मतलब वो बेस्ड एक्टिविटी है। अगर आप प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से कोई भी क्रियाकलाप कराई गई होगी या इनमें से 2-3 क्रियाकलाप किसी ऑप्शन में कराई गई होगी, वो बेस्ट ऑप्शन आपका कहलाएगा, तो उस पर आप टिक मार सकते हैं। ठीक बात। अब इसी की सहायता से हम विशिष्ट जो है उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं प्यारे बच्चों। अब उसके प्यारे बच्चों आपको कल बताएंगे गणित के में जो विभिन्न प्रकार के विधि और शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट कर लें कि कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको करा करके हम सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक।